ग्लोबल बिजनेस समिट के इस मंच पर दुनिया भर से आए हुए सभी एक्सपर्ट्स के बीच इकोनॉमिक टाइम्स ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। आज सुबह से आप लोग जब से बैठे हैं, या अनेक विषयों पर चर्चा हुई है। बिजनेस वर्ल्ड के प्रोमिनेंट लोगों ने अपने आइडियाज देना शुरू किया है और कल भी मिलते रहेंगे। और विचारों के इस प्रवाह में जो कॉमन थ्रेड है वो है कोलैबोरेट टू क्रिएट। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कोलैबोरेट टू क्रिएट का ये विजन आज की आवश्यकता भी है और भविष्य का आधार भी है। और हम सब जानते हैं ये विजन अचानक बीते कुछ वर्षों के विचारों से निकल करके आया हो, ऐसा भी नहीं है। विघटन से क्या क्या नुकसान होता है इसका दुनिया को अनुभव है, और जब साथ चले तो संभल गए, जब आमने सामने हुए तो बिखर गए। कोलैबोरेट टू क्रिएट का विचार जितना पुराना है उतना ही प्रासंगिक भी है। हर युग में नए नए चैलेंजेस सामने आते हैं। हमारी कोलैबोरेट टू क्रिएट की स्पिरिट को टेस्ट करने के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए, जैसे आज कोरोना वायरस, इसके रूप में एक बहुत बड़ा चैलेंज एक दुनिया के सामने उभर करके आया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसे आर्थिक जगत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज माना है। आज हम सब को मिलकर इस चुनौती का सामना करना है। कोलैबोरेट टू क्रिएट की संकल्प शक्ति से हमें विजयी होना है। फ्रेंड्स, फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड की फिलॉसफी पर भी आप यहां मंथन करने वाले हैं। रियल फ्रैक्चर्स, ओवर इमेजिन फ्रैक्चर्स और इसके जिम्मेदार कारकों पर भी मुझे विश्वास है कि यहां व्यापक चर्चा होगी। साथियों, एक दौर ऐसा था जब एक खास वर्ग के प्रिडिक्शंस के अनुसार ही चीजें चला करती थी। जो राय उसने दी वही फाइनल समझा जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास से और डिस्कोर्स के और डेमोक्रेटिक होने से अब आज समाज के हर वर्ग के लोगों की उनकी ओपिनियन मैटर करती है। आज सामान्य जनता अपनी ओपिनियन को बहुत मजबूती के साथ जमे जमाए सो कॉल्ड विजडम के विपरीत बड़ी ताकत के साथ रजिस्टर करवा रही है। पहले इसी सामान्य जनता की आशाओं अपेक्षाओं पर इस खास वर्ग के तर्क और थियरीज हावी हो जाती थी। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जब आप लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, 2014 में हम पहली बार इस कार्य को संभाला, तो देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा टॉयलेट्स,
इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, अपना घर, इन जैसी बेसिक एमिनिटीज के लिए तरस रहा था। साथियों, हमारे सामने मार्ग था कि पहले से जो चलता आ रहा है उसी मार्ग पर चलें, या तो उसे छोड़ें या फिर अपना नया रास्ता बनाएं, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। हमने बहुत सोच विचार करके तय किया। हमने नया मार्ग बनाया, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े और इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता दी लोगों के एस्पिरेशंस को। इस दौरान देश में चुनाव भी हुआ, हमारे कार्यों पर मोहर भी लगी, लेकिन एक और दिलचस्प बात सामने आई। आज ग्लोबल बिजनेस समिट में मैं आपके सामने इसे भी साझा करना चाहता हूं। यहां इस हॉल में बैठे साथी जरूर मेरी इस बात पर ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, जिस वर्ग की बात मैं आपसे कर रहा था, उसकी एक बहुत बड़ी पहचान है टॉकिंग द राइट थिंग्स, यानी हमेशा सही बात बोलना। सही बात कहने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इस वर्ग को ऐसे लोगों से नफरत है, चीड़ है, जो डूइंग द राइट थिंग्स पर चलते हैं। और इसलिए जब स्टेटस को उसमें बदलाव आता है तो ऐसे लोगों को कुछ खास तरह के डिसरप्शंस नजर आने लग जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। अब गौर कीजिए, जो लोग खुद को जेंडर जस्टिस का मसीहा बताते हैं, वे 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के हमारे फैसले का विरोध करते हैं। जो लोग दुनिया भर को शरणार्थी अधिकारों को लिए, शरणार्थियों को अधिकार देना चाहिए, उसके लिए दुनिया भर में ज्ञान परोसते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, वो शरणार्थियों के लिए जब सीएए का कानून बनता है तो विरोध करते हैं। जो लोग दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं, वो आर्टिकल 370 जैसी अस्थायी व्यवस्था, टेम्पररी व्यवस्था को हटाकर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह संविधान को लागू करने का भी विरोध करते हैं। जो लोग आए दिन न्याय की बात करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अगर उनके अनुकूल नहीं आया, उनके खिलाफ जाने पर देश के सर्वोच्च अदालत की नीयत पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। साथियों, आप में से कुछ ने रामचरितमानस की ये चौपाई जरूर सुनी होगी, और उस चौपाई में जो कहा गया है वो आज भी रिलेवेंट है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। यानी दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना बहुत कठिन है। जब तक स्टेटस को रहता है उन्हें दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोग मानते हैं और उनकी सोच है कि इनएक्शन इज द मोस्ट कन्वीनियंट एक्शन। लेकिन हमारे लिए राष्ट्र निर्माण, देश का विकास, गुड गवर्नेंस, ये सारी बातें कन्वीनियंस का विषय नहीं रहा है। हमारे लिए ये कन्विक्शन है। कन्विक्शन टू डू द राइट थिंग्स, कन्विक्शन टू ब्रेक द स्टेटस को। साथियों, कुछ लोग होते हैं जो स्वभाव से ही अपने विचारों के कैदी बन जाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस के वो जिंदगी भर कैदी रहते हैं। ये लोग इसी में खुश रहते हैं, उनको अपने से एक जो माया जाल बना रखी है उसी में आनंद आता है, वो आनंदित रहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो वे स्टेटस को में रहने को ही अपना जीवन मूल्य बना लेते हैं। इनके दबावों से अलग हमारी सरकार देश की तमाम व्यवस्थाओं को पुराने विचारों की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाती चली जा रही है। एक एक करके हम हर सेक्टर को कन्वीनियंस ऑफ इनएक्शन से बाहर निकाल रहे हैं। डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के जरिए हम स्टेटस को में बहुत बड़ा बदलाव लाए और हजारों करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए। ये कहना सरल है कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन इतने से बात पूरी नहीं होती है। 1 रुपया मतलब कि 100 पैसा कैसे पहुंचे, इसके लिए एक्शन जरूरी होता है। अब देखिए, रेरा कानून बनाकर हमने रियल एस्टेट सेक्टर को काले धन के बंधन से मुक्त करने का बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और मध्यम वर्ग की पहुंच उसके सपनों के घर तक, वो अपने सपनों को पूरा करे, वहां तक हमने पहुंचाई है। मुक्ति का ये अभियान कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी चला। आईबीसी बनाकर हमने स्टेटस को बदला और हजारों करोड़ रुपए की वापसी सुनिश्चित करने के साथ ही मुसीबत में फंसी कंपनियों को एक मार्ग भी दिखाया। वरना हमारे यहां वन वे था, आ तो सकते हो अंदर, नहीं निकल नहीं सकते। हमने निकलने के लिए भी अवसर पैदा किए। हर कोई बेईमान नहीं होता है, कभी कभी मुसीबत के कारण फंस जाता है। अपने जो उसने जो प्लान किया है वो एक आध रुकावट आ जाती है। उसी प्रकार से मुद्रा योजना बनाकर भी हमने बैंकिंग व्यवस्था को पुरानी सोच से निकाला और 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बिना बैंक गारंटी
देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को हमने रोजगार के लिए ये रुपये उनके हाथ में दिए। ऐसे ही हमने लंबे अरसे से परोपदेशे पांडित्यम की बातें सुनते आए थे। हर बार हमने सुना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनाकर स्टेटस को बदलना और हमारी सेनाओं में बेहतर सिनर्जी और कोलैबोरेशन को सुनिश्चित किया। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% रिजर्वेशन, 10% आरक्षण देकर भी हमने व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन किया और गरीब की बहुत बड़ी चिंता दूर की। साथियों, 2014 के बाद से देश कोऑपरेशन इन स्पिरिट, कोलैबोरेशन इन एक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज को लेकर लगातार आगे चल रहा है। आज भारत सस्टेनेबल ग्रोथ का एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहा है जो पूरे विश्व के लिए लाभकारी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, ऐसी अनेक योजनाएं जिसके अनुभव दुनिया के विकास में मदद कर रहे हैं। 21वीं सदी का भारत बहुत कुछ सीख रहा है और देश के लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए उतना ही तत्पर भी है। फ्रेंड्स, अलग अलग सेक्टरों पर, अलग अलग क्षेत्रों में इसके परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 6 साल पहले देश में हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड पर डे करीब 12 किलोमीटर थी, पर डे 12 किलोमीटर। आज ये पर डे 30 किलोमीटर के आसपास है। 6 साल पहले स्थिति ये थी कि एक साल में 600 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, बिजलीकरण हो रहा था। एक साल में 600 किलोमीटर। पिछले साल हमने 5300 किलोमीटर रेलवे रूट का बिजलीकरण किया। इस साल 6 साल पहले हमारे एयरपोर्ट्स करीब 17 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करते रहे। अब 34 करोड़ से ज्यादा को हैंडल कर रहे हैं। 6 साल पहले हमारे मेजर पोर्ट, उस पर कार्गो हैंडलिंग करीब 550 मिलियन टन के आसपास थी। अब ये बढ़कर 700 मिलियन टन के पास पहुंच गई है। और एक महत्वपूर्ण चीज हुई है जिसकी तरफ भी आपका ध्यान देना जरूरी है। ये है मेजर पोर्ट्स पर टर्न अराउंड टाइम। 6 साल पहले पोर्ट्स पर टर्न अराउंड टाइम करीब करीब 100 घंटे के आसपास होता था, 100 आवर्स। अब ये घटकर 60 घंटे पर आ चुका है। इसे और कम करने के लिए निरंतर काम हो रहा है। साथियों, ये 5-6 उदाहरण कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। और यहां इस हॉल में जो लोग बैठे हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है
की कनेक्टिविटी, उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए जुड़ा हुआ गवर्नेंस, उसके लिए जुड़े हुए निर्णय, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कितना गहरा प्रभाव उसका पड़ता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इतना बड़ा परिवर्तन ऐसे ही हो गया क्या? रूटीन में हो गया क्या? जी नहीं। हमने सरकारी के विभागों में जो एक वर्टिकल साइलोस की परंपरा बनी रही थी, उस साइलोस को खत्म करने के लिए भरपूर प्रयास किया है, कदम उठाए, सिस्टमेटिक एफर्ट्स किए और उसमें भी कोलैबोरेशन पर हमने बल दिया है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजों को ठीक करने का हमने प्रयास किया है। आज जो एयरपोर्ट्स पर काम हो रहा है, रेलवे स्टेशनों पर काम हो रहा है, मुझे पक्का भरोसा है कि आप उसके जरूर देखते हो या उसके विषय में सुनते हो। हमारे देश के लोग क्या डिजर्व करते हैं और उन्हें क्या मिला था, इसका फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। साथियों, कुछ साल पहले आए दिन रेलवे क्रॉसिंग पर हादसों की खबर आती थी, एक्सीडेंट की खबर आती थी। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले देश में ब्रॉडगेज लाइन पर करीब करीब 9,000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग थी। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग 2014 के बाद हमने अभियान चलाकर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग से पूरी तरह मुक्त कर दिया। अब मैं नहीं जानता हूं खबरों की दुनिया में एक खबर है कि नहीं है, लेकिन खबर है। कुछ ऐसा ही हुआ बायो टॉयलेट्स को लेकर के भी। पहले की सरकार के समय 3 साल में 9,500 बायो टॉयलेट्स बने थे। 3 साल में 9,500 रेलवे में। हमारी सरकार ने पिछले 6 वर्ष में रेलवे कोचेज में 2.25 लाख से भी ज्यादा बायो टॉयलेट्स लगवाए। अब कहां 9,000 और कहां 2.25 लाख। फ्रेंड्स, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत में कभी, और मैं हैरान हूं इस तरफ हमारे देश के बुद्धि जगत का ध्यान नहीं गया है, क्योंकि शायद वो बातें चटपटी नहीं होगी। भारत में ट्रेन लेट होना, ये शायद खबरों के दायरे से भी बाहर निकल गया था। ये तो होता ही है, बहुत स्वाभाविक है। इसमें क्या है भाई, ट्रेन है, लेट होती है, यही चलता था ना। इस देश में पहली बार उस कल्चर को लाया गया है जहां पर ट्रेन लेट होने पर पैसेंजर को रिफंड दिया जा रहा है। शुरुआत की है। लेकिन ये शुरुआत करना, अब यहां कई लोग बैठे हैं जो दिन में 2 बार एयरलाइंस का उपयोग करते होंगे। तमाम एयरलाइंस भी लेट होने पर रिफंड नहीं देती हैं, लेकिन ये देश है जो आज रेल लेट होने पर पैसेंजर को रिफंड दे रही है। तेजस ट्रेन से चलने वालों को हमने ये सुविधा दी है, वहीं से हमने शुरुआत की है। और हमें पता है कि हमने ये कितना रिस्की काम किया है। मुझे मालूम है इससे क्या होने वाला है।
और आज मेरे भाषण के बाद और मेरा रिस्क बढ़ने वाला है, क्योंकि तुरंत आरटीआई वाले आज रात को ही आरटीआई डालेंगे, पत्रकार भी निकल पड़ेंगे, ये अभी तो तुरंत ऐसा ही कर देंगे काम, एक कार्यक्रम पूरा होते ही कि जरा देखो यार कितना रिफंड गया। ये होने वाला है, और इस होने से गलत हो रहा है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, हम लोगों को संतोष है, और हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि देश को हम उस दिशा में ले जा सकते हैं जिसमें ट्रेन अगर लेट होगी तो सरकार जिम्मेवार होगी। साथियों, इकोनॉमिक हो या सोशल, और आज मैंने सब कुछ कर लिया ऐसा नहीं कहा है, मैंने शुरुआत की ये कहा, ये फिर भूल मत जाना भाई कल लिखते समय वरना परसों शुरू करेंगे कि मोदी जी ने ये कहा था, फिर चौथे दिन कहेंगे मोदी जी के वादे का क्या हुआ। आज देश परिवर्तन के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। बीते कुछ वर्षों में भारत ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का और भी मजबूत अंग बना है, लेकिन अलग अलग कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी है कि ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर और कठिन हालत से गुजर रही है। फिर भी इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम से कम कैसे हो, इस पर जितने हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, जितने प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं, हम लेते रहे हैं और उसका लाभ भी मिला है। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, हमारे फंडामेंटल बहुत मजबूत है। अभी हाल ही में भारत, जैसे अभी विनीत जी ने भी बताया कि भारत विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। फ्रेंड्स, जब 2014 में हम आए थे तब हम 11 नंबर पर थे, 5 पर पहुंचे। फ्रेंड्स, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करे, इसके लिए हमारी सरकार 4 अलग अलग स्तरों पर काम कर रही है। पहला, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन। दूसरा, फेयर कंपटीशन। तीसरा, वेल्थ क्रिएशन। और चौथा, आरके लॉज का डिलीशन। साथियों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का रोडमैप तैयार किया है। हमने पीपीपी से तो हम परिचित हैं, हमने पीपीपी से पीपीपी को बल देने का मार्ग चुना है। और जब मैं कहता हूं पीपीपी से पीपीपी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से देश के विकास को पावरफुल प्रोग्रेसिव पुश। ये भी एक अनुभव रहा है, जिस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को कॉम्पीट करने की छूट दी जाती है वो तेजी से आगे बढ़ता है। और इसलिए हमारी सरकार अर्थव्यवस्था के ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रही है। साथियों, ईमानदारी के साथ जो आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन दे रहा है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है, सरकार उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उसके लिए कानून को निरंतर सरल किया जा रहा है, पुराने कानूनों को समाप्त किया जा रहा है,
फेयर कंपटीशन को बढ़ाने के लिए हम करप्शन और क्रोनिज्म को दोनों से हम सख्ती से निपट रहे हैं। बैंकिंग हो या एफडीआई पॉलिसीज हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का अलॉटमेंट, क्रोनिज्म को हर जगह से हटाया जा रहा है। हमने ध्यान दिया है सिंप्लीफिकेशन पर, रेशनलाइजेशन पर, ट्रांसपेरेंसी पर। टैक्स विवादों को सुलझाने के लिए अब हम इस बजट में विवाद से विश्वास इस नाम की एक नई योजना लेकर के आए हैं। लेबर रिफॉर्म की दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी परसों ही सरकार ने कंपनी एक्ट में बड़ा बदलाव करते हुए कई प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। और मैं हैरान हूं जी कि जब ये कानून बना था और हर चीज में जेल में डालो, हर चीज में जेल में डालो, तो आप लोगों ने चिल्लाहट क्यों नहीं की? मुझे आश्चर्य हो रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने उस समय कुछ लिखा होता है तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। साथियों, आज भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सिर्फ 5 साल में रिकॉर्ड 79 रैंक का सुधार करने वाला देश भी भारत ही है। सरकार के इन प्रयासों के बीच विदेशी निवेशकों का भी भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा लगातार बढ़ रहा है। कुछ देर पहले ही यहां पर आपने ब्लैकस्टोन के सीईओ को सुना। वो कह रहे थे कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है और वह अपना इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आपने सुना है। साथियों, 2019 में देश में करीब $48 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। ये ग्रोथ रही 16% से ज्यादा, 16% से ज्यादा। इसी तरह भारत में पिछले साल $19 बिलियन का प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया। इसमें भी ग्रोथ करीब करीब 53% से ज्यादा रही है। देश फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी उसमें भी अब निवेश बढ़ा रहा है। पिछले साल ये निवेश करीब $19 बिलियन का था। साफ है कि नए विकल्प तलाश रहे निवेशक भी अब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार सारे स्टेक होल्डर्स के साथ निरंतर संपर्क में है, लगातार फीडबैक लेते हुए हर स्तर पर बड़े फैसले ले रही है। स्टेटस को से देश को मुक्ति दिलाते हुए हम राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोलैबोरेशन से क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा जब संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव आया था तो भारत को करीब करीब पूरी दुनिया का समर्थन मिला था और शायद यूएन के इतिहास में किसी एक रिजोल्यूशन को दुनिया के इतने देशों का समर्थन मिला हो, ये पहली बार हुआ। और योग का प्रभाव ये है कि शायद पहली बार आपकी समिट में किसी ने मेडिटेशन करवाया होगा। मेडिटेशन कर पाए नहीं के पहले कि आंखें तो बंद की थी सबने, ऐसा मैंने सुना है।
फ्रेंड्स, आज भारत पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे अधिक भागीदारी करने वाले देशों में से एक बन गया है। दूसरे देशों के नागरिकों की रक्षा के लिए भी सबसे पहले आज हिंदुस्तान आगे आ रहा है। इतना ही नहीं, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य को दिशा देने वाले ऐसे संस्थान भारत की पहल पर शुरू हुए हैं और आज पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ने लगी है। लेकिन फ्रेंड्स, स्टेटस को का समर्थन करने वाली, बदलावों का विरोध करने वाली जैसी ताकतें हमारे देश में हैं, वैसी शक्तियां अब ग्लोबल लेवल पर भी, उनका भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। वे भी दुनिया भर में अपना नेटवर्क बना रही है और उनकी मजबूती बढ़ा रही है। साथियों, इतिहास में एक टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें हर कोई संघर्ष के रास्ते पर ही चल पड़ा था। तब कहा जाता था माइट इज राइट। फिर एक ऐसा एरा आया जिसमें यह सोच हावी रही कि हम इस गुट के साथ रहेंगे तभी टिक पाएंगे, किसी को लगा उस गुट के पास रहेंगे तभी फायदा होगा। वो समय भी गया। अब एक ऐसा समय भी आया जब लोगों ने गुट निरपेक्षता का भी प्रयास किया। फिर ऐसा भी एक युग आया जिसमें उपयोगिता के आधार पर संबंधों को विकसित करने की भी सोच हावी हो गई। अब आज का युग क्या है? टेक्नोलॉजी के इस युग में आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट भी है। ये इसी एक शताब्दी के बदलाव है, सारे वैश्विक स्तर पर आए हुए बदलाव है। लेकिन फिर भी एक ग्लोबल एजेंडा के लिए ये एक सोचने का विषय है कि सब बदलाव होते हुए रहने के बावजूद भी एक ग्लोबल एजेंडा के लिए, किसी वैश्विक लक्ष्य के लिए एक बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा संकल्प, विश्व की गरीबी को दूर कैसे करें, आतंकवाद को कैसे खत्म करें, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को कैसे हैंडल करें, आज भी दुनिया एक मंच पे नहीं आ रही। आज पूरे विश्व को इसकी प्रतीक्षा है, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है। साथियों, 21वीं सदी अपने आप में बहुत सी संभावनाओं से भरी हुई है। इन संभावनाओं के बीच आज एक कॉमन ग्लोबल वॉइस की भी आवश्यकता है। दुनिया उसको कभी महसूस हो रही है। एक ऐसी वॉइस जिसमें स्वर भले अलग अलग हो, लेकिन ये मिलकर एक सुर का निर्माण करे, एक सुर में अपनी आवाज उठाएं। आज पूरे विश्व के सामने ये सवाल है कि बदलती हुई परिस्थितियों में किसी तरह एडजस्ट होकर गुजारा करें या फिर नए तरीके से नए मार्ग का विकास करें। साथियों, बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत ने भी बहुत व्यापक बदलाव किए हैं। एक कालखंड था जब भारत तटस्थ था, हम तटस्थ थे, लेकिन हमारे तटस्थ की पैरामीटर क्या था? हम तटस्थ थे किस रूप में? हमारी इस देश से भी इतनी दूरी है, उस देश से भी इतनी दूरी है, यानी मानदंड था हम किससे कितने दूर है। अब बदलाव कैसे आया है?
आज भी हम तटस्थ हैं, आज भी भारत तटस्थ है, लेकिन दूरी के आधार पर नहीं, दोस्ती के आधार पर। अब हम किससे कितनी नजदीकी लाए हैं, तटस्थ रहते हुए भी कभी दूरी का पैरामीटर था, आज दोस्ती को हमने पैरामीटर बनाया है। हम सऊदी अरेबिया के साथ भी दोस्ती करते हैं, ईरान के साथ भी दोस्ती करते हैं, हम अमेरिका से दोस्ती करते हैं, हम रशिया से भी दोस्ती करते हैं, फिर भी हम तटस्थ हैं। और इसलिए इन बदलावों की बारीकी को समझना ये भी उतना ही आवश्यक है। एक समय था जब लोग समान दूरी बनाकर तटस्थ थे, हम समान दोस्ती करके तटस्थ है। उस कालखंड में दूरी रखकर बचने की कोशिश की गई, आज हम दोस्ती रखकर साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत की आज की विदेश नीति, भारत की आज की अर्थनीति का बहुत बड़ा सार है। साथियों, महात्मा गांधी जी की एक बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। गांधी जी कहते थे कि मैं भारत का उत्थान इसलिए चाहता हूं कि सारी दुनिया उसका लाभ उठा सके। इस एक पंक्ति में ग्लोबलाइजेशन की भारतीय सोच भी है और आगे के लिए कोलैबोरेशन का मंत्र भी है। मैं फिर एक बार इतने महत्वपूर्ण विषयों पर जो मंथन की आपने योजना बनाई है, उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप सभी का भी हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू।